Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of January 2024. 24 जनवरी 2024 का एनालिसिस देखेंगे. आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. लाइक ज़रूर किया करो यार. आप लोग, पता नहीं मैं इतना बोलता हूँ, आप लोग करते नहीं हो. तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो. छोटा सा काम आप कर सकते हैं. और इसके अलावा जो लोग करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया करें मुझे, है ना. जिनको मैंने मैसेज कर दिया है, करवा दिया है, उनके लिए तो ठीक है. जिनको नहीं आया अपडेट, वो अपना प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया करें जब कोर्स आप परचेज़ कर रहे हो, है ना. तो उससे क्या रहता है कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. रिवीजन सीरीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. कंटेंट अपलोड होना शुरू हो गया है. जैसे यहाँ पे आप जाएंगे temscience.com में, करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में क्लिक करेंगे. लेट मी स्टार्ट द इंटरनेट फर्स्ट. अगर आप करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में क्लिक करते हैं जैसे, तो लेट्स रिलोड इट अगेन. तो यहाँ पे आपको यस करंट अफेयर्स रीजन सीरीज में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे. डेमो लेक्चर तो मैंने सबके लिए डाला था, और ये सेकंड लेक्चर जो है कल इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने स्टार्ट किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये एक तो वीडियो मिल जाएगा पहले ऊपर. दिस इज़ द वीडियो पार्ट एंड दिस इज़ नीचे द PDF ऑल्सो. तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है. तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ. सवाल बहुत सिंपल हैं, आप लोग बहुत आसानी से बता लोगे. पहला सवाल है, इदाते कमीशन एंड रेनके कमीशन दे आर रिलेटेड टू. इदाते कमीशन और रेनके कमीशन इनमें से किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है. पहला है एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. दूसरा है फ्रेमिंग फूड पॉलिसी. तीसरा है प्रिपेयर गाइडलाइंस ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम. एंड चौथा है टू रिव्यू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एजुकेशन सेक्टर. आसान सवाल है. इदाते और रेनके जो कमीशन थी ना, ये अभी 2015 में इदाते कमीशन बनाई गई थी, बता दे रहा हूँ आपको. इट इज़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, ठीक है ना. तो ए विल बी द आंसर फॉर दैट. दूसरे सवाल पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गल्फ ऑफ एडन. अब गल्फ ऑफ एडन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ डीप वाटर बेसिन दैट फॉर्म्स अ नेचुरल सी लिंक बिटवीन द रेड सी एंड द अरेबियन सी. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द गल्फ कनेक्ट्स द रेड सी टू द अरेबियन सी वाया द स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडेब. एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज बॉर्डर्ड बाय यमन, इरित्रिया एंड सोमालिया. बहुत अच्छा सवाल है. आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे. द करेक्ट आंसर फॉर दिस, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2 स्टेटमेंट्स. केवल 2 स्टेटमेंट्स ही सही हैं इसमें. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डीप सी वाटर पोर्ट है, रेड सी और अरेबियन सी में लिंक बनाता है. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि रेड सी अरेबियन सी को ये कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडेब से. और तीसरा है कि तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है. अब तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इट इज नॉट बॉर्डर्ड बाय इरित्रिया. इरित्रिया इसके बॉर्डर में नहीं आता. यमन सोमालिया हाँ आता है, लेकिन इरित्रिया नहीं आता है. इसका आंसर होगा ओनली 2, ठीक है ना. एक आप लोग छोटा सा इसमें और एडिशन करें. आप गल्फ ऑफ एडन खोलें, एरित्रिया तो नहीं आता है, और कौन सी कंट्रीज आती हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं. थोड़ा सा आपका भी इसमें इनपुट रहे. और हाँ, लाइक ज़रूर करना, इस बार भूलना नहीं. तीसरा सवाल पे आता है, साइट प्रोग्राम. साइट प्रोग्राम रिसेंटली इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री का है आपको बताना है. सिंपल क्वेश्चन अगेन. अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं आपको आंसर बता दूंगा. साइट प्रोग्राम का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए. लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. करेक्ट आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. एक्चुअली साइट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, है ना. स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन. ये प्रोग्राम है जिसमें कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाए जाएंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. ये 3 सवाल थे, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा. लेट्स स्टार्ट विद द मैप एक्सरसाइज टुडे. आज का जो मैप मैंने उठाया है वो उठाया है ब्लैक सी का. कल मैंने आपको रेड सी का बताया था और आज ब्लैक सी का बता रहा हूँ. ब्लैक सी भी इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के साथ ये बॉर्डर रहता है और दोनों में ही युद्ध चल रहा है, ये भी आपको पता होगा, है ना. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ब्लैक सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो देख लो. रशिया है, रशिया के ऊपर इधर साइड आपको यूक्रेन दिखेगा. देन इधर आपको देन यू विल सी दिस टर्की वाला पोर्शन. देन यहाँ पे जॉर्जिया वाला पोर्शन, यहाँ पे बुल्गारिया वाला पोर्शन, रोमानिया वाला पोर्शन,
है ना, एंड ग्रीस वाला पोर्शन, ठीक है। इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, बर्गर टी, BURGRT, BURGRT, है ना। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, B से बुल्गारिया है, U से यूक्रेन है, R से रशिया है, G से जॉर्जिया है, दूसरे R से रोमानिया है, T से फिर टर्की है, ठीक है ना। These are the things which is important. I hope you got clarity regarding that as well. तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे ये क्रीमियन पेनिनसुला आपको दिख रहा है, तो क्रीमिया वाला पोर्शन है जहाँ पे सेवास्तोपोल आपको दिख रहा होगा, जिसको कि कैप्चर कर लिया गया था 2014 में बाय द रशियन फोर्सेस फ्रॉम द यूक्रेनियन, है ना। एंड यहाँ पर फिर आप और देख सकते हैं कॉकसस माउंटेन्स है यहाँ पे जॉर्जिया के ऊपर, जॉर्जिया और रशिया के बीच में जो बॉर्डर बन रहा है वो कॉकसस माउंटेन्स से बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए पॉन्टिक माउंटेन्स आपको यहाँ पर टर्की में दिख रहा होगा, पॉन्टिक ये टर्की वाले पोर्शन से दिख रहा होगा आपको ये पॉन्टिक माउंटेन्स। यहाँ पे हाँ, ब्लैक सी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ब्लैक सी में यहाँ पे आपको ब्लैक सी और एक सी ऑफ अजोब दिख रहा होगा, दिस इज द पार्ट। क्रीमियन पेनिनसुला के इधर देखो ब्लैक सी है और ब्लैक सी की इधर साइड क्रीमियन पेनिनसुला के सी ऑफ अजोब है, उनके बीच में देखो कर्च स्ट्रेट आता है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब के बीच में कर्च स्ट्रेट आता है, एक ये पार्ट, और ब्लैक सी ऑफ और सी ऑफ मार्मरा नीचे ग्रीस वाले पार्ट में देखो तो आपको यहाँ पे सी ऑफ मार्मरा दिख रहा होगा और ऊपर यहाँ पे आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा, इनके बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना। तो बॉस्फोरस और कर्च दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल। थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला होगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो भी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ है, खेड़ा फ्लॉगिंग इंसिडेंट इन अ केस ऑफ पुलिस एट्रॉसिटी। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि लास्ट ईयर खेड़ा में एक जो कि गुजरात में जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था कि चार पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को, जो कि किसी एक स्पेसिफिक धर्म का था, उसको वहाँ पे बांध के पीटा, एंड दैट वाज कंसीडर्ड एज अ पुलिस एट्रॉसिटी केस, ठीक है ना। ये सिंपल केस है, इसमें बहुत ज़्यादा हम इसको पॉलिटिकल और वो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल से इंसिडेंट समझेंगे, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जानेंगे जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है डीके बसु का जजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट केस 1996 का है, और जो लोग भी क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े हुए हैं, जो भी क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट होंगे अगर आप लोग, या कोई पुलिस में होगा या फिर कोई अगर प्रिजन में होगा, कोर्ट में होगा, दे ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस केस ऑफ डीके बसु 1996, एंड दिस इज अगेंस्ट द पुलिस अब्यूज एंड कस्टोडियल वायलेंस। ये जो 1996 का डीके बसु केस है, इट इज रिलेटेड टू पुलिस अब्यूज एंड कस्टोडियल वायलेंस। एंड डीके बसु जजमेंट जो था, वर्डिक्ट में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था कोर्ट के द्वारा, दैट देयर इज अ डीप कंसर्न इन अ फ्री सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम टॉर्चर एंड अब्यूज बाय द पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर्स। तो जो पुलिस एट्रोसिटी अब्यूज है उसके बारे में ही बताया गया था। पुलिस इज नो डाउट अंडर अ लीगल ड्यूटी एंड लेजिटिमेट राइट टू अरेस्ट अ क्रिमिनल एंड टू इंटरोगेट हिम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द लॉ डज नॉट परमिट यूज ऑफ थर्ड डिग्री मेथड्स। तो कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के पास हाँ अरेस्ट करने का पावर दिया गया है, इंटरोगेट करने का पावर दिया गया है, बट थर्ड डिग्री यूज करने का और इस तरीके से टॉर्चर करने का पावर नहीं दिया गया इन कस्टडी ड्यूरिंग द इंटरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन फेज, है ना, ताकि वो क्राइम सॉल्व कर ले, इसलिए ये नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द डीके बसु जजमेंट ऑफ 1996। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फर्स्ट न्यूज़ आइटम। खेड़ा वैसे भी पॉपुलर है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, जिसमें खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में महात्मा गांधी गए थे ब्रिटिश राज के टाइम पे। एंड याद रखिएगा, सबसे पहले चंपारण हुआ था 17 में, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। एक इसमें से बड़ा मस्त सवाल आता है कई बार कि पहली फूड स्ट्राइक कौन थी, हंगर स्ट्राइक कौन सी थी, पहला सिविल डिसोबीडियंस कौन सा था और पहला नॉन कोऑपरेशन कौन सा था। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। आपने सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना, स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, या जो भी आपने प्लासिडो पार्टीशन पढ़ी होगी, सुमित सरकार पढ़ी होगी, लेकिन आप आंसर करें तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। दूसरे न्यूज़ पे आते हैं, मालदीव्स रूल आउट रिसर्च बाय चाइनीज वेसल इन वाटर्स। अब कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें मैंने कहा था कि चाइनीज एक वेसल है जिसका नाम है जियांग यांग होंग 03, ये इन मालदीव्स जा रहा था, ऐसा स्पेकुलेशन लगाया गया था कि ये रिसर्च पर्पज से जा रहा है, बट अभी मालदीव्स ने पूरे स्पेकुलेशंस को खत्म करते हुए कहा है कि नहीं, रिसर्च करने की परमिशन हम नहीं दी, ये केवल पोर्ट कॉल के लिए है।
पोर्ट कॉल क्या होता है? पोर्ट कॉल होता है मतलब जैसे मान लो आपका अगर किसी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट है पोर्ट कॉल पे, तो इसका मतलब है कि जब भी आप उस कंट्री के अगल बगल से निकलेंगे, अगर आप चाहें और आपको अपने जो शिप है आपको उसमें फीडिंग करनी है, फिलिंग करनी है, या लोग चेंज करने हैं, जो भी इस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी है वो आप कर सकते हैं, है ना। इसको पोर्ट कॉल बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, पॉस्थ्यूमस भारत रत्न फॉर बिहार एक्स सीएम कर्पूरी ठाकुर। तो आज बर्थ सेंटिनरी है, सेलिब्रेशन होगा बिहार के चीफ मिनिस्टर एंड सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर, एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया दैट ही विल बी अवॉर्डेड विद द भारत रत्न विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। एंड दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन इज टेस्टामेंट ऑफ हिज एंड्यूरिंग एफर्ट्स एज अ चैंपियन फॉर अ मार्जिनलाइज्ड एंड स्टालवर्ट ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा है कि ही हैज चैंपियनड द कॉज ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज and he was a stalwart of equality and justice, है ना। this is the thing which is there, and he was also involved in Quit India movement 1942, याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर also involved in freedom fighting of 1942 Quit India movement। and इसके अलावा सोशलिस्ट आर्किटेक्चर है इंडिया का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। एंड ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस प्लैंक्ड इन द इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी लड़े ये। एंड द मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट, एक कमीशन बनी थी इनके टाइम पे, मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट, है ना। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले नहीं है, मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट है जो कि उनके टाइम पीरियड में, उनके चीफ मिनिस्टरशिप वाले टाइम पीरियड में इंप्लीमेंट की गई थी। उसको प्रिकर्सर माना जाता है टू द मंडल कमीशन रिपोर्ट, है ना। ही वॉज वेरी मच फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है। उसी के रिकग्निशन में इनको ये भारत रत्न दिया जाएगा। आप छोटा सा सवाल मेरा आंसर करिए कि कौन से नंबर का भारत रत्न है और इसके पहले किसको मिला था, ठीक है ना। इनके पहले कौन 2-3 लोग थे, उनके नाम लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। बड़े आसानी से आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अलावा मत पढ़िएगा। UAE government expresses interest to set up tourism township at hill station in Kerala। सिंपल सा फैक्ट है, याद रख लीजिए। UAE गवर्नमेंट ने कहा है कि वे एक टूरिज्म टाउनशिप बनाना चाहते हैं। कहाँ बनाना चाहते हैं? वो केरला में बनाना चाहते हैं, है ना। तो दे वांट टू गिव अ फिलिप टू द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसलिए UAE ने कहा है कि ठीक है, वी विल बी हेल्पिंग यू इन डेवलपिंग अ टूरिज्म टाउनशिप। एंड ये एक एल्टीट्यूड पर रहेगी, लगभग 3000 फीट अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड यहाँ पे 2 नाम याद रखिएगा, वागामोन एंड मुन्नार, बोथ आर इन केरला। वागामोन एंड मुन्नार, दे आर पॉपुलर hill stations. They are at an altitude of above 3000 feet, and मुन्नार तो 5200 फीट अबव है ना। तो they are both popular destinations, है ना। तो that is the thing which is वागामोन and मुन्नार। I hope you got clarity। आगे आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे। लेट्स सी, यहाँ पे न्यूज़ है, फ्रेंच मार्चिंग कंटिजेंट एट द रिपब्लिक डे परेड हैज़ मेंबर्स फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल। तो यहाँ पे फ्रेंच मार्चिंग कंटिजेंट आया है इस बार, जो रिपब्लिक डे परेड में शोकेस करेगा, शिरकत करेगा। एंड ये भी आपको पता होगा कि हमारे जो रिपब्लिक डे है उसका जो चीफ गेस्ट है इस बार वो इमैनुअल मैक्रोन है ना। ही इज़ कमिंग फ्रॉम फ्रांस, एंड इसीलिए फ्रेंच कंटिजेंट रखी गई है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो कंटिजेंट आया उसका नाम है फ्रेंच फॉरेन लीजन। याद रखिएगा, ये फ्रेंच फॉरेन लीजन जो होती है एक एलिट मिलिट्री कॉर्प्स है, जो कि ओपन होती है टू द फॉरेनर्स टू सर्व इन द फ्रेंच आर्मी। फॉरेनर्स अगर सर्व करना चाहते हैं फ्रेंच आर्मी में तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। एंड प्रेजेंटली जैसे लगभग 9500 ऑफिसर्स हैं एंड लीजनियर्स हैं, एंड इसमें इंडिया नेपाल के भी लोग रहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मीट्स द रेसिपिएंट्स ऑफ नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे पराक्रम दिवस होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे याद रखिएगा। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी पे होता है। एंड सेंटर ने इस दिन ये डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, है ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसी दिन दिए जाएंगे टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 5 to 18,
5 से 18 साल के बीच के बच्चों को, 5 से 18 साल के बीच के बच्चों को ये दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड, है ना। तो दैट इज अ थिंग अगेन विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। 22 वैभव फेलोज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिसर्च सिनर्जी। अब ये वैभव फेलोज कौन है मैं आपको बता दूं, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहला बैच अनाउंस किया है फेलोज का, जैसे फेलोशिप मिलती है ना, उसका फेलोशिप का फेलो है ये, फेलो ऑफ वैभव स्कीम। वैभव स्कीम किस लिए स्टार्ट की गई थी? टू अट्रैक्ट द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट्स बेस्ड अब्रॉड फॉर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन। मतलब जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, अब्रॉड बाहर काम कर रहे हैं, उनको शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 22 साइंटिस्ट को विचार मोस्टली बेस्ड अपॉन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में या ऑक्सफोर्ड में या मिशिगन में या जिनीवा में या वाटरलू कनाडा या फिर ओस्लो यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी हैं, तो उनको 1 महीने से लेकर के 2 साल एनुअल टर्म के लिए, और मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड वो 3 ईयर्स हो सकता है, उसके लिए उनको बुलाया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में, है ना, आइजर में, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट में, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में इनको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपको याद रखना है। इनको लगभग 4 लाख रुपए स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ विद अकोमोडेशन एंड ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। द स्कीम फर्स्ट सेट मोशन इन जून 2023, क्रेडिटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू इन्वॉल्व द इंडियन डायस्पोरा मोर क्लोजली, है ना। ऑब्वियसली बात है, इंडियन डायस्पोरा को और ज़्यादा करीब से इन्वॉल्व करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया ये। एंड इसके अलावा एक और स्कीम है वज्र स्कीम, जिसको बोलते हैं विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च स्कीम। वो भी सिमिलर स्कीम है, 2018 में स्टार्ट की गई थी वज्र स्कीम भी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑस्कर में फिल्म सेट इन इंडिया नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है कैटेगरी में, ये इंडिया में के ऊपर बेस्ड मूवी है, टू किल अ टाइगर, है ना, स्मॉल इंडियन विलेज। इसको नॉमिनेट किया गया है फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट द 2024 एकेडमी अवार्ड्स। इसको प्रोड्यूस किया है कनाडा से किया गया है, टू किल अ टाइगर, डायरेक्टेड बाय दिल्ली बॉर्न निशा पाहुजा दिल्ली बॉर्न है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। एमी नॉमिनेटेड फिल्म मेकर है, बट शी इज फ्रॉम टोरंटो। तो ये भी आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में द फिजिसिस्ट आर मेकिंग सेंस ऑफ द मिस्ट्री ऑफ पल्सर ग्लिचेस। यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पल्सर की। देखो क्या होता है, जब एक स्टार की डेथ होती है, व्हेन द स्टार इज कंसीडर्ड डाइंग, तो उनका कोर जो होता है अंदर, वो अपने अंदर ही अंदर जाते रहते हैं, है ना। तो उनका कोर जो होता है वो इम्प्लोड करता है ना, इम्प्लोड करता है, मतलब अंदर ही अंदर जाता है, एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, ये इम्प्लोड कर रहा है। लेट मी सी, देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा है, तो धीरे धीरे ऐसा सिकुड़ता जाता है, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो सेंटर में कंसंट्रेट होती रहती है, तो इम्प्लोड होता है। जब ये इम्प्लोड होगा, अगर इसका जो प्रोटोस्टार था, मतलब जो स्टार था इनिशियली, उसका अगर मास बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत हैवी है ना, तब तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। इफ इट इज़ वेरी हैवी देन इट बिकम्स द ब्लैक होल, है ना। वेट की कैसे डिसाइड होता है? वेट डिसाइड होता है चंद्रशेखर लिमिट से, है ना, चंद्रशेखर लिमिट से डिसाइड होता है कि ये ब्लैक होल बनेगा कि न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो अगर बहुत हैवी है तो ये बन जाता था ब्लैक होल, अगर ये बहुत हैवी नहीं है, अगर कोलैप्स करते समय, तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। सुपर डेंस ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि द फैक्ट दैट सिग्नल्स कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पैच ऑफ द स्काई एंड दे आर रिपीटेड फ्रीक्वेंटली लेड बाय साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई पल्सर्स एज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। अब देखो होता क्या है, ये आपका जो न्यूट्रॉन स्टार बना, अब धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी लूज करता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है, रोटेशन करता रहता है। अब ये रोटेशन करते करते जब इसका रोटेशन मतलब एनर्जी लूज करेगा, तो वो एनर्जी जो निकलती है वो एक वेव की फॉर्म में निकलती है, ठीक है, दैट कम्स आउटसाइड एज रेडियो वेव्स, है ना। तो वो किसके रूप में निकलती है? रेडियो वेव्स के रूप में निकलती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो कि एमिट कर रहा हो, रेडियो सिग्नल्स एमिट कर रहा हो, ठीक है। तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो कि सिग्नल्स एमिट कर रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखो यहाँ पे लिखा है, फिजिसिस्ट को एक और चीज पता चली कि रोटेशन ऑफ दिस न्यूट्रॉन स्टार स्लोड ओवर टाइम, धीरे धीरे घटेगा, है ना,
ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एनर्जी है, रोटेशन जो कम हो रही है, उसके कारण जो चार्जेस हैं वो बाहर रेडियो सिग्नल्स के रूप में निकल रहे हैं, है ना, इसीलिए उनकी रोटेशन कम होती है। लेकिन इसमें एक पल्सर ग्लिच होता है। पल्सर ग्लिच क्या होता है कि बीच में अचानक से इसका रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है ये पूरा डिके होना चाहिए, है ना, कि धीरे धीरे कम होते जाने चाहिए रोटेशन स्पीड, लेकिन होता क्या है कि रोटेशन स्पीड घटती है एंड बीच में थोड़े टाइम के लिए रोटेशन स्पीड बढ़ती भी है ना। तो उसके ग्लिच का भी रीज़न इन्होंने, हालांकि साइंटिस्ट कुछ कयास लगा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं जानना है क्यों घटती है क्यों बढ़ती है। थोड़ा बहुत ये आइडिया रखना है कि एक पल्सर नाम की चीज़ होती है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, जो कि रेडियो सिग्नल एमिट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये आप पता होना चाहिए कि इसका रोटेशन कैसे होता है, कि रोटेशन होते होते स्पीड घटती रहती है ना, क्योंकि बाहर रेडियो सिग्नल्स के रूप में वो आपकी कन्वर्ट होती जा रही है। एंड तीसरी चीज ये पल्सर ग्लिच क्या है। पल्सर ग्लिच का मतलब है कि स्पीड घटती चाहिए, लेकिन घटते घटते बीच में थोड़ी देर बढ़ती भी है और फिर से नॉर्मल स्पीड में आ जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द लार्ज मैसेज टू न्यू दिल्ली फ्रॉम द रेड सी। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि रेड सी की सिचुएशन जो है वो क्या है। तो ऑथर ने यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक नया टू फ्रंट सिचुएशन एक्सप्लेन किया। देखो, पहले जो टू फ्रंट वॉर था इंडिया का, वो था पाकिस्तान से और चाइना से। ठीक है, जो टू फ्रंट था, एक तो हमारा वेस्टर्न साइड था जहाँ पाकिस्तान था, और एक हमारा ईस्टर्न साइड था जहाँ पे चाइना था। तो इसको बोलते थे टू फ्रंट। ठीक है, टू फ्रंट वॉर सिचुएशन। वैसे 2.5 फ्रंट बोलते हैं, बट टू फ्रंट मैक्सिमम समझना इसको, है ना। 2.5 के बोलते हैं, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है कश्मीर वाले रीजन में, उसको भी बोलते थे। तो ये था पहले। अब जो नया ट्रू फ्रंट सिचुएशन बन गया है, ऑथर ने कहा वो हमारे इंडिया का कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम डोमेन बन गया है। अब पाकिस्तान अभी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू ये हमारा चाइना है, पोजिंग थ्रेट बोथ एट द कॉन्टिनेंटल लेवल एंड बोथ एट द मैरीटाइम लेवल। तो ये चाइना के लिए उन्होंने यूज किया है। कॉन्टिनेंटल लेवल में ऑलरेडी आपको पता है कितने इंकर्जन्स किए हैं, ये सारी चीजें हैं, प्लस बहुत बड़ा इलेबोरेट प्लान है चाइना का। जैसे आप चाहे स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी देख लीजिए, चाहे सलामी स्लाइसिंग थ्योरी देख लीजिए। मैंने अभी कल आपको सिल्क वॉर्म मीटिंग स्ट्रेटजी बताई है जो इंटरनेशनल रिलेशन में, कुछ भी आप देख लीजिए तो कहीं आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी इलेबोरेट स्ट्रेटजी है कि पूरा तरीके से घेरा जा रहा है ना। धीरे धीरे दे आर एक्चुअली इस तरह से घेर रहे हैं इंडिया को, एंड कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी, एंड दैट इज हैपनिंग एट द मैरीटाइम लेवल भी। चाहे आप इंडियन ओशियन देख लीजिए, चाहे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट देख लीजिए, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड चाइना ने बहुत ज़्यादा अपने मिलिट्री बेसेस स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। चाहे जिबूती में उनका मिलिट्री बेस देख लीजिए, ग्वाडर पोर्ट पाकिस्तान में उनकी एक्टिविटीज़ देख लीजिए, श्रीलंका का हम्बन टोटा उन्होंने ले रखा है ना। इसके अलावा म्यांमार में क्याऊ किप्यू पोर्ट है, याद करें, वहाँ पे भी चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, एंड इंडिया को इसको किसी तरीके से काउंटर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा इंडिया को काउंटर? तो इंडिया काउंटर कर सकता है बाय विद द एंड इंडिया कैसे कर सकता है इसको काउंटर? तो सबसे पहले इंडिया को ग्रोइंग जो ग्लोबल अटेंशन है इंडो पैसिफिक पे, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। भाई हर कंट्री इंडो पैसिफिक की बात करती है, तो क्यों ना इंडिया हर कंट्री के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ इंडो पैसिफिक के नाम पे करे। और अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था अमेरिका ने, जिसका नाम था ऑपरेशन, आई थिंक यस, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। यूएस लेड इनिशिएटिव था, जो रेड सी में हाउदीज और ये सब अटैक कर रहे थे उसको रोकने के लिए था। तो उसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, है ना। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को ज्वाइन करने से इंडिया ने मना कर दिया था। तो आप ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपने मना कर दिया, ठीक है आपके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ना कुछ तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना। तो आप यूएस को भी साथ नहीं लेंगे, चाइना को भी साथ नहीं लेंगे, तो आप फिर लेंगे क्या, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। द बिग क्वेश्चंस आर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। द नीड टू ओवरहॉल अ सेमीकंडक्टर स्कीम। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि भाई इंडिया में एक स्कीम चल रही है, सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी सक्सेस ज़्यादा नहीं है। ऑथर ने सिंपल कहा कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड इसीलिए अब हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी स्कीम को चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि जो इंडिया का सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी है उसका विजन क्लियर है। पहला है रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन सेमीकंडक्टर इंपोर्ट। सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कम करना है, पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, ठीक है ना। दूसरा, आपको सप्लाई चेन रेजिलियंस बनानी है बाय इंटीग्रेटिंग इनटू द सेमीकंडक्टर ग्लोबल वैल्यू चेन। तो सेमीकंडक्टर ग्लोबल वैल्यू चेन बनानी है बाय बिल्डिंग अ सप्लाई चेन रेजिलियंस।
तीसरा, डबल डाउन ऑन इंडियाज कंपैरेटिव एडवांटेज। इंडिया ऑलरेडी प्लेज होस्ट टू द डिजाइन हाउसेज ऑफ एवरी मेजर ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्लेयर एंड इंडियन चिप डिजाइन इंजीनियर। हमारे यहाँ ऑलरेडी सारे के सारे हाउसिंग है, ऑलरेडी डिजाइन हाउसेस इन सब चीज़ों की। तो अब हमको अब उसका डबल एडवांटेज लेना है हमको, है ना। एप्पल का भी यहीं पे है, सब कुछ है। तो हम अपने सेमीकंडक्टर अगर बना ले या फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप कर ले, एसिमुलेशन यूनिट, असेंबली यूनिट सेटअप कर लें, तो दैट कैन हेल्प अ लॉट, है ना। दीज आर द थिंग्स, प्रियोरिटीज़ हमारी ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है, कि जो स्कीम है उसकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि मतलब उनसे बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ सकता था वो स्टार्टअप्स के पास नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द स्कीम मैंडेट्स द बेनिफिशियरी स्टार्टअप्स maintain their domestic status for at least 3 years after receiving incentives, and for they cannot raise more than 50% of their requisite capital via foreign direct investment। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में वो 50% से ज़्यादा कैपिटल नहीं रेज कर सकते हैं वंस दे गेट द इंसेंटिव्स एंड ऑल, एंड 3 साल तक उनको अपना जो डोमेस्टिक स्टेटस है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। देखो, इंडियन सेमीकंडक्टर फील्ड में रहे तो दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स ना। हम हर चीज़ को इस तरीके से नहीं रोक सकते, बैरियर नहीं लगा सकते, स्पेशली इन द स्टार्टअप कल्चर जहाँ पे इनिशियल फंडिंग, वेंचर कैपिटल, एंजल फंड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में आप अगर कंडीशंस लगा दोगे तो दैट विल हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस की डिमांड ऑथर ने की है। दूसरा ऑथर ने कहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है, यानी कि सीडैक जो है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है फॉर प्रपोजल्स बाय एप्लीकेंट्स अंडर द DLI स्कीम। ठीक है ना। अब इसको रीलुक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सीडैक एक मार्केट प्लेयर भी है इंडियन चिप डिजाइन सेक्टर में, और यहाँ पे फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये दूसरा जो इशू ऑथर ने उठाया वो ये है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। आगे देख लेते हैं, एनालाइजिंग द राइजिंग गैप इन इनकम्स। इस आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि SBI की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें SBI ने कहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन इनइक्वालिटी, सिग्निफिकेंट फॉल इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी घटी है। अब ये इनइक्वालिटी के लिए एक मेजर होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो मेजर है गिनी कोफिशिएंट, लिख लीजिएगा, गिनी, GINI, गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट जो होता है वो इनइक्वालिटी के लिए ही होता है कि कितनी इनइक्वालिटी है। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। याद रखिएगा, 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, है ना। तो ये गिनी कोफिशिएंट के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन, द नीड ऑफ द आवर टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यहाँ पे ऑथर ने बात की है जेंडर इक्वलिटी की, कि किस तरीके से जो विमेन हैं उनमें ज़रूरत है कि हम उनको इक्विटी पे लाएं। जो एक लर्निंग गैप हो रहा है, जेंडर गैप हो रहा है लर्निंग में, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ, हालांकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल जस्ट समराइज क्विकली दिस आर्टिकल टू यू। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जैसे इनरोलमेंट प्राइमरी जो लेवल है उसमें बराबर ही है लगभग, ऐसा नहीं कि फीमेल कम इनरोल्ड है या मेल ज़्यादा इनरोल्ड है, मेल कम, सब इनरोलमेंट प्राइमरी लेवल पे बराबर है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जैसे जब हायर एजुकेशन की बात आ रही है ना, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि विमेन जो है उनको मैरिज करना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है, चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब के कारण वो एनरोल नहीं हो पाती एट द हायर लेवल। ठीक है, पहला इशू ये है। दूसरा ऑथर ने इशू बताया, वो ये आता है कि जैसे जो प्राइमरी लेवल है उसमें भी एक चीज़ देखने को मिली है, ज़्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें मेल चाइल्ड जाता है। घर का अगर मेल बच्चा तो वो प्राइवेट में जाएगा, एंड अगर फीमेल है उस घर में तो वो गवर्नमेंट में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे पैसा बिल्कुल ना लगे। तो ये एक गैप का कारण है जो लर्निंग गैप का है। तीसरा ऑथर ने डिफरेंस बताया कि जो साइंस स्टेम स्कीम्स हैं, स्टेम जो कोर्सेज हैं उसमें ज़्यादातर मेल जा रहे हैं, फीमेल कम स्टेम में जा पा रही हैं। ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, एंड ऑथर ने वही कहा है कि जेंडर इक्विटी फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्या सही क्या गलत है ना, तब जाकर के काम हो पाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। तीनों इश्यूज मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो ऐसे कोई आर्टिकल नहीं है जिसके साथ हम डिस्कस करें।
अगेन यहाँ पर है एट WTO इंडिया मे प्रॉमिस इट वोंट एक्सपोर्ट राइस फ्रॉम इट्स पब्लिक स्टॉक्स। ठीक है, ये तो हम हर बार बोलते हैं। सिंपल फैक्ट याद रखिएगा कि 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में ही होती है। तो ये अबू धाबी में होने वाला है इसी साल 2024 में, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 13। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको पता है 2-3 इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो MSP का इशू चलता है ना, क्योंकि MSP जो है वो कंसीडर करते हैं जो अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इंडिया दे रहा है ना, इसको कम करने की ज़रूरत है। और आपने सुना होगा ना, मैंने बताया था उस दिन एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एंड ये सारी चीज़ें हैं ना। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अलाउड रहती है ना, एम्बर बॉक्स सब्सिडी अलग होती है, इसके बाद जो ब्लू बॉक्स है वो आपको कम करनी होती है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, है ना। तो अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि जो इंडिया है G33 का मेंबर, याद रखिएगा WTO में, WTO की वर्किंग के लिए जो ये कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका ग्रुप बना है G33। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीमेंट एग्रीकल्चर, ये प्रोवाइड करता है फूड सिक्योरिटी सब्सिडीज फॉर प्रोग्राम सच एज द MSP नॉट बियॉन्ड 10% ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू। प्रोडक्शन वैल्यू के 10% से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा। अफ्रीकन ग्रुप ने कहा है कि इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दीज 2 थिंग्स आर द इशू हेयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है इंटरवीन इन द कोकिंग कोल प्राइसिंग इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ एक आपको सीखने को मिलेगी, मुझे नहीं पता थी। जो इंडिया के स्टील मेजर जो हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट से कहा है कि भैया आप थोड़ा इंटरवेंशन करो ऑन रॉ मटेरियल प्राइसिंग। कौन से रॉ मटेरियल की बात चल रही है? प्राइमरीली आयरन ओर एंड कोकिंग कोल। आयरन ओर और कोकिंग कोल के प्राइजेस में आप इंटरफेयर करो, मतलब थोड़ा सा आप इंटरवेंशन करो, गवर्नमेंट से कहा गया है। क्योंकि जो कोकिंग कोल है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोकिंग कोल है उसका प्राइस जो है फिक्स होता है बाय एंडाइस। याद रखिएगा इनका कोकिंग कोल एंड आयरन का जो प्राइस है वो 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस से होता है। एक है प्लैट्स एंड दूसरा है आर्गस इंडेक्सेशन। देखो लिखा हुआ है प्लैट्स एंड आर्गस। अगर आपसे कभी कोई फ्यूचर में पूछे कि ये प्लैट्स और ये आर्गस इंडेक्सेशन क्या है, तो याद रखिएगा ये कोकिंग कोल और जो आपका दे आर डिटरमाइनिंग द प्राइजेस ऑफ कुकिंग कोल एंड ऑल, है ना। इंडेक्सेशन जिनके ऊपर प्राइजेस बेस्ड हैं, जैसे आप बोलते हैं ना ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, तो ब्रेंट आपका क्रूड ऑयल के लिए होता है ना। एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वो भी क्रूड ऑयल के लिए होता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, है ना। वैसे यहाँ पे प्लैट्स एंड आर्गस इंडेक्सेशन याद रखिएगा कोकिंग कोल के लिए डिटरमाइन होता है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। तो ऑथर ने वही कहा कि थोड़ा ये हैफेजर्ड है, मतलब जो इंडस्ट्री है हमारा, उनका कहना है ये हैफेजर्ड है, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एनालिसिस। आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।